हम्म। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं भाग्यनगर से सुधाकर राव दिवस के पक्ष पर हम सब एकत्रित हुए हैं। 21 साल पहले आज ही के दिन भारत ने लद्दाख को हड़पने के, सियाचिन को हड़पने के और कश्मीर को हड़पने के पाकिस्तान के मंसूबे को नाकाम किया है, विफल कर दिया है। और हमारे जांबाज जवानों ने अपने पराक्रम दिखा करके कारगिल की चोटियों में अपना झंडा फहराया है। ये एक महत्वपूर्ण दिवस है, एक महत्वपूर्ण घड़ी है इस राष्ट्र के जीवन में। सिर्फ 150 वर्ग किलोमीटर 3-4 महीनों का जो संघर्ष हुआ है, संघर्ष कभी भूल नहीं सकता है। हमारे जवानों के पराक्रम को भी कभी इस देश भूल नहीं सकती है। और आज के इस उपलक्ष्य पर हम लद्दाख का जो क्षेत्र है, लद्दाख के क्षेत्र के संबंध में और लद्दाख के जिस क्षेत्र को हमने 1948 में खोया है, उस क्षेत्र के महत्व के बारे में हम आज कुछ चर्चा करेंगे। उस हेतु हम आज फेसबुक लाइव पर एकत्रित हुए हैं। मित्रों, लद्दाख ये भारत का हमेशा ही अंग रहा है। लद्दाख के राजाओं में से एक जो रिंछन जिनका नाम है, वो कभी पूरे कश्मीर पर राज किया था। और लद्दाख एक ऐसे स्थान पर विराजमान है, वहां से भारत के लोग पूरे विश्व में फैले हुए थे। वो आने जाने का जो रास्ता है, वो प्राचीन जो सिल्क रूट है, का है। लद्दाख का ही क्षेत्र था जहां से लोग यूरोप में गए थे, वेस्ट एशिया में गए थे और अरब देशों में जाकर के वहां अपना कारोबार किए हैं। तो लद्दाख एक हिसाब से भारतवर्ष को विश्व के साथ जोड़ने वाला क्षेत्र है। विश्व के साथ आवागमन जो हमारे भूमार्ग पर होता था, उस भूमार्ग के आवागमन का केंद्र बिंदु लद्दाख हुआ करता था। मैं जहां हूं वो आज तेलंगाना है। उस तेलंगाना के एक छोर में नागार्जुन सागर है। कभी यहाँ एक नागार्जुन नामक बौद्ध भिक्षु हुआ करते थे, बौद्ध गुरु हुआ करते थे। और इस नागार्जुन सागर से 24 पीढ़ी तक बौद्ध सन्यासी मध्य एशिया जाते थे और मध्य एशिया
ईस्टर्न तुर्किस्तान जिसको आज शिंगाम प्रोविंस कहा जाता है, वहां राजगुरु के हैसियत से काम करते थे, किया करते थे। यह 24 पीढ़ी तक लगातार सिलसिला चलता रहा। यह सोचने वाली बात है कि मेरे आंध्र प्रदेश से भी, मैं जिस तेलंगाना आंध्र प्रदेश का हूं, इस क्षेत्र से बौद्ध भिक्षु पैदल जाकर के वहां मध्य एशिया में धर्म प्रचार और राजगुरु के नाते काम किया करते थे। तो लद्दाख के इस क्षेत्र का महत्व अगर हम समझें तो लद्दाख से ही हमारा सेंट्रल एशिया में, लद्दाख से ही हमारा ईस्ट एशिया में, लद्दाख से ही हमारा वेस्ट एशिया के और यूरोप के जो आवागमन था वो चलता था। इसी लद्दाख से कभी बौद्ध भिक्षु आए थे, चीन से आए थे फाही जो है भारत के आवागमन का कभी केंद्र बिंदु रहा है। मध्य एशिया के व्यापारी जब इस क्षेत्र में व्यापार करने आते थे तो वो लद्दाख पार करते जाते थे। लद्दाख को स्पर्श करना उनके लिए अनिवार्य हुआ करता था। और इतना ही नहीं कि वो ईस्टर्न तुर्किस्तान जो जाना चाहते थे, अपने व्यापारी कुल्लू मनाली से लेकर के, हिमाचल के लेकर के, उत्तर प्रदेश के बाराहोती और आज के उत्तरांचल के और पंजाब के भी व्यापारी जब वो काशगर जाते थे, जो आजकल चीन का एक बहुत बड़ा शहर है, इसका नाम है काशगर। नाम देखिए, काश यानी शीशा, शीशे के घर जहां है वह नगर का नाम है काशगर। यह काशगर को चीनी लोग और वहां के स्थानीय जो उइगुर लोग हैं वो काशगर कहते हैं। आज भी काशगर नाम का शहर है। इस काशगर नाम के शहर जो है, इस काशगर नाम के शहर कभी भारत के व्यापारियों से भरा हुआ करता थे कि वहां एक बिजनेस कॉन्सुलेट हुआ करता था कि हमारे लोग वहां जाकर के उस कॉन्सुलेट की सहायता से वहां व्यापार करते थे। 1950 तक यह सिलसिला चलता रहा। तो लद्दाख क्षेत्र जो है आज, जिसको पिछले साल अगस्त 5 को एक यूनियन टेरिटरी के नाम से केंद्र सरकार ने घोषित किया है, एक यूनियन केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया है, इस लद्दाख कभी भारतवर्ष का आवागमन का केंद्र बिंदु था। इतना ही नहीं कि लद्दाख के ऊपरी छोर जो है, उत्तरी छोर है, उसमें गिलगित और बल्तिस्तान नाम के क्षेत्र हैं और बल्तिस्तान में जो संस्कृति है वही संस्कृति लद्दाख में भी है। बौद्ध संस्कृति, बौद्ध भगवान बुद्ध की आराधना और वहां की जो स्थानीय गुम्फा या बौद्ध विहार होते हैं, उस विहारों के माध्यम से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ करता था। तो लद्दाख कभी एक समय में व्यापार का केंद्र, धर्म प्रचार का केंद्र भी था। बौद्ध धर्म का प्रचार वहां से हुआ करता। इस हमें ध्यान में रखना चाहिए। ये ऐसा क्षेत्र है जहां से हमारा सेंट्रल एशिया का रास्ता खुला हुआ था। ये ऐसा क्षेत्र था लद्दाख जहां से बौद्ध धर्म पूरे सेंट्रल एशिया में, आज सेंट्रल एशिया में कहीं भी आप खुदाई करो तो आप बौद्ध धर्म के अवशेष आपको मिलते रहेंगे। ये अवशेष हमारे भारत का और सेंट्रल एशिया का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन को दर्शाता है। और साथ ही वो लद्दाख क्षेत्र जो इसके लिए एक ब्रिज के जैसे काम किया है, उसकी एक समय में इस देश के इतिहास में जो महत्व था उस महत्व को भी दर्शाता है। लद्दाख के क्षेत्र व्यापार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए बड़ा क्षेत्र केंद्र हुआ करता था। और यह कश्मीर का, जम्मू कश्मीर महाराजा जो महाराजा हरि सिंह थे, उस महाराजा के राज्य का अविभाज्य अंग होने के कारण लद्दाख, गिलगित, बल्तिस्तान, ये तीनों क्षेत्र मिलाकर के विजारत कहा जाता था। लद्दाख विजारत में एक ही संस्कृति बौद्ध धर्म का प्रचार था। क्या आवाज सुनाई नहीं दे रहा है? मेरे ख्याल से अभी आवाज सुनाई देगा। सुनील पाटोली जी, आवाज
ये तना ही करके आपने लिखा है, लेकिन अभी मेरा आवाज आपको सुनाई देता होगा। तो यह क्षेत्र एक समय में भारत का केंद्र हुआ करता था। दुर्भाग्य से धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार के आने के बाद और मुगलों के आवागमन के कारण इस क्षेत्र में इस्लाम का प्रचार हुआ है। लद्दाख के ही एक क्षेत्र है जिसको करगिल कहा जाता है। करगिल में शिया इस्लाम का प्रचार हुआ है। शिया मेजॉरिटी क्षेत्र बन गया है। शियाओं की आबादी उस जिले में बहुत ज्यादा है। और लद्दाख का जो दूसरा हिस्सा है जिसको हम लेह लद्दाख कहते हैं, लेह में बुद्धिस्ट जो महायान बौद्ध है, उस बौद्ध का बहुत प्रचार और बोलबाला है। यह क्षेत्र है 1947 में दुर्भाग्य से विभाजन होने के बाद कश्मीर के 22 अक्टूबर 1947 में जिले पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल हो गए हैं। उसी समय लद्दाख के एक क्षेत्र में बगावत हुई महाराजा के खिलाफ। वहां की मुस्लिम आबादी वो अपने आप पाकिस्तान में चले गए हैं। वहां के जो सैनिक थे, महाराजा के सैनिक, और वहां के जो स्थानीय मुस्लिम लोग थे, वो एक ब्रिटिश ऑफिसर के उकसावे में आकर के वो पाकिस्तान में शामिल हुए हैं। इस कारण गिलगित और बल्तिस्तान ये दोनों क्षेत्र पाकिस्तान के हाथ चले गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है, उस क्षेत्र से 5 देशों की सीमाएं लगती हैं। यह बात हमें ध्यान में रखना चाहिए। 5 देशों की सीमाएं गिलगित बल्तिस्तान में मिलते हैं। जैसे पाकिस्तान पश्चिम में है, और एक हिसाब से अफगानिस्तान है। 108 किलोमीटर की वखान कॉरिडोर जो एक जीभ की तरह एकदम फैल करके गिलगित के ऊपरी छोर पर लगा हुआ रहता है। ये 14 किलोमीटर चौड़ाई और 120 किलोमीटर लंबाई वाला एक क्षेत्र है। इससे अफगानिस्तान सटा रहता है। और तीसरा जो रूस, उस समय की रूस थी जिसमें ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान है, उस क्षेत्र भी की भी सीमा गिलगित से लगती थी। और पश्चिम में चीन की सीमा, चीन का जो शिनजियांग राज्य है, शिनजियांग राज्य की सीमा लगती थी। और दक्षिण में तो भारतवर्ष तो है ही, तो इन सभी देशों की सीमाएं गिलगित में मिलती थी। तो जिस व्यक्ति गिलगित को कंट्रोल करेगा, वह व्यक्ति इन 5 देशों पर निगरानी कर सकता है। ऐसे ऊंचा क्षेत्र है, एकदम पहाड़ों वाला क्षेत्र है। उन पहाड़ों की चोटियों को जिसने भी आक्रमण किया है, वह व्यक्ति उस सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया और पर है। तो इस हिसाब से महत्वपूर्ण है। और इसके बाद बल्तिस्तान है। बल्तिस्तान की संस्कृति और हमारे लद्दाख की संस्कृति बौद्ध संस्कृति है। बौद्ध स्क्रिप्ट वहाँ जो टिबेटन स्क्रिप्ट है और जो लद्दाखी स्क्रिप्ट है, वही स्क्रिप्ट वहाँ भी चलता है। वहाँ मुसलमान होने के बावजूद भी बल्तिस्तान के लोग आज भी कई ऐसे हिंदू और बौद्ध संस्कारों को अपनाते हैं और अपने दैनिक आचरण में लाते हैं। उदाहरण के तौर पर कोई भी काम करने के पहले वह यारड्रुंग इस नाम का एक स्वस्तिका है, हम जिसे स्वस्तिक कहते हैं, वह स्वस्तिक की पूजा मुसलमान करते हैं। और पहले बार हल जोतना भी हो या कोई नए घर का प्रारंभ करना हो, इन सभी में इस स्वस्तिक का वो लोग उपयोग करते हैं। और इस हिसाब से उनके जो मस्जिद है, वो मस्जिद भी हमारे मस्जिद जैसे दिखते हैं। साधारणतया आप अगर लद्दाख के मस्जिदों के, गिलगित बल्तिस्तान के मस्जिदों के फोटोग्राफ अगर देखेंगे तो वो एक मंदिर जैसा दिखेगा। वहाँ काफी चित्र दिखेंगे और उसको देख करके आपको ऐसा लगेगा कि वो हिंदुस्तान का ही कोई हिस्सा हो और कोई भारतीय संस्कृति से जुड़ा हुआ है। वहाँ मुसलमान होने के बाद भी लोगों में हिंदू संस्कृति और बौद्ध संस्कृति के प्रति लगाव है।
मुसलमान होने के बावजूद भी उनके जीवन के हर दिन के जीवन में, जैसे वहाँ के जो लोग हैं वो जो मुकुट पहनते हैं, पगड़ी पहनते हैं, उस पगड़ी में मोर के पंख को रखते हैं। मोर को पंख के रखने वाला जो देव है उसको क्या कहते हैं हम सब जानते हैं। अपने मुकुट में रखने वाला भगवान श्री कृष्ण है। उसकी परंपरा को गिलगित के बल्तिस्तान के लोग आज भी पालन करते हैं, और वो जब भी पगड़ी पहनते हैं उस पगड़ी पर मोर के इसी तरह जुड़े हुए हैं। तो जो लद्दाख का क्षेत्र है, लद्दाख का क्षेत्र, बल्तिस्तान का क्षेत्र और गिलगित का क्षेत्र, ये तीनों मिला करके यह तीन ऐसे हैं जो 5 देशों से सीमाएं लगे रहते हैं, और 5 देशों का आवागमन पर इनका निगरानी हो सकता है। इन क्षेत्रों में कहीं ऐसे जो पहाड़ी जो हिल पासेस है, रूट्स हैं, जिसको घाटी कहा जा सकता है। जैसे आपके पावन खिंड है, वैसे छोटे छोटे नैरो पासेस है जिस पासेस के द्वारा आना जाना होता है। तो इस पूरे क्षेत्र में सामरिक रूप में इसका बहुत महत्व है, और जिस व्यक्ति इस पूरा क्षेत्र पर आधिपत्य करता है वो सारा सेंट्रल एशिया के आवागमन को, और चीन और पाकिस्तान और भारत, इन 5 देशों के जो पर निगरानी कर सकता है। इस हिसाब से वो काफी सामरिक महत्व वाला क्षेत्र है। और लद्दाख के बारे में जब हम सोचते हैं कि लद्दाख क्षेत्र जो है की प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे 18,000 फीट, 17,000 फीट, 20,000 फीट की हाइट पर होने के कारण वहां सांस फूल जाता है और बहुत जल्दी व्यक्ति थक जाता है। और जो माउंटेन सिकनेस जिसको कहा जाता है, उल्टे होना और फिर सर चकराना और शरीर दुर्बल हो जाना और ऑक्सीजन की लभ्यता कम होना, और साथ साथ बर्फ के कारण फ्रॉस्ट बाइट होना, यानी आप विदाउट ग्लव्स अगर -40 डिग्रीज -50 डिग्रीज के टेम्परेचर पर आप अगर रहेंगे तो जो फ्रॉस्ट बाइट होता है वो फ्रॉस्ट बाइट लद्दाख के क्षेत्र में अत्यंत कॉमन है, अत्यंत साधारण रूप से वो अटैक करने वाला एक बीमारी है। तो इन सब के कारण वहाँ जीना दुर्भर है। आज जो लद्दाख का क्षेत्र हमारे हाथ में है वो लगभग 78,000 स्क्वायर किलोमीटर वाला जमीन हमारे हाथ में है, लेकिन ये 1947 में हमें मिला था। लेकिन 1947 में हमें मिलने के बाद हमारी सरकार को सीमाओं का, उस समय के सरकार जो थी वो सीमाओं का ज्ञान न होने के कारण, वहाँ की भौगोलिक होने के कारण, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब जॉर्ज फर्नांडिस देश के रक्षा मंत्री थे उस समय सियाचिन, जहां -60 डिग्रीज की टेम्परेचर होता है, बर्फ पर जीवन यापन करना होता है और एक ग्लेशियर है वो, वहां के सैनिकों का स्नो बाइक्स हमें चाहिए, ऐसा एक डिमांड आया था। उन्होंने मांगा कि हमको स्नो बाइक्स चाहिए ताकि आवागमन आसान हो। तो हमारे रक्षा विभाग के जो सेक्रेटरी थे और जो वहां के जो अफसर थे वो इसको मंजूर करने में काफी देर कर रहे थे। इस बीच में हमारी रक्षा मंत्री जो जॉर्ज फर्नांडिस थे वो एक बार सियाचिन जाके आए थे। उन्होंने कहा कि आप तुरंत इनको स्नो बाइक्स को मंजूरी दे दो और उनको मुहैया करा दो। लेकिन जो अफसर थे वो अपने हिसाब से काम कर रहे थे। तो जॉर्ज फर्नांडिस जी 2 बार 3 बार उनको बताने के बाद भी अफसर सुने नहीं थे, उसके महत्व उन्होंने समझा नहीं। तो जॉर्ज इन अफसर को सियाचिन भेजा पनिशमेंट के तौर पर। वो सियाचिन गए, वहां 1 हफ्ता बिता के आए और तुरंत वापस आने के बाद स्नो बाइक्स मुहैया कर दिया। तो कभी कभी हमें हमारे क्षेत्र के प्रति जो ज्ञान होना चाहिए वो ज्ञान न होने के कारण हम गलतियां कर बैठते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने इस गलती को किया है।
जवाहरलाल नेहरू जी ने इस क्षेत्र के महत्व को समझा नहीं था। इस क्षेत्र एकदम रेतीले जमीन है, पहाड़ों वाला जमीन है, -10, -20, -30 डिग्रीज वाला जमीन है। वहां कोई जमीन में घास का तिनका भी नहीं उगता है। वहां जनावास भी बहुत मुश्किल है। बहुत ऐसे पूरे लद्दाख के 78,000 स्क्वायर किलोमीटर के जमीन में सिर्फ 0.8% जमीन निवास योग्य है और बाकी जमीन वहां आवास के लिए अयोग्य है। वहां आदमी जीवन यापन नहीं कर सकता है। घर बसाना वहां मुश्किल है। पानी की लभ्यता नहीं है, पानी वहां नहीं मिलती है, रहने के वातावरण इतना अनुकूल नहीं है। इसे खाली जमीन है, खेत भी कुछ ही जगह नहीं था, जिसके कारण 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली। 1950 में चीन ने तिब्बत को आक्रमण कर लिया और तिब्बत को आक्रमण करने के बाद तिब्बत की राजधानी लासा से लेकर के एक रोड बनवाया। यह रोड जिस काशगर शहर के बारे में मैंने पहले उल्लेख किया है, उस काशगर शहर ईस्टर्न तुर्किस्तान या वेस्टर्न शिनजियांग प्रोविंस के जो मेन टाउन है काशगर तक उन्होंने रास्ता बनाया था। यह लगभग 1000 किलोमीटर वाला रास्ता था। इस रास्ते से 178 किलोमीटर का रास्ता ऐसा है जो भारत की जमीन से चला जाता था, अपने लद्दाख के क्षेत्र से वो जाता था। लद्दाख के क्षेत्र से वो रास्ता जाता था। 178 किलोमीटर का रास्ता बनाया। 50 से शुरू 1950 का काम चलता रहा, यानी 6 सालों तक रास्ता बनाया गया। रास्ता पक्का किया गया और रास्ता 1950 से जब नागरिक बात आई तब विश्व को जानकारी हुई कि चीन ने 1 लाख वाला रास्ता लासा से लेकर काशगर तक बनाया। और बनाने के बाद भारत को पता चला कि वो 178 किलोमीटर का रास्ता जो है वो अपने जमीन से जा रहा है। और भारत सरकार ने मात्र एक लेटर लिख करके अपनी जो प्रोटेस्ट है उसको जताया और चुप बैठ गए। तुम्हारे देश के अंदर से रास्ता जा रहा है, 178 किलोमीटर का रास्ता गया है और सरकार ने कुछ नहीं कहा। और उस क्षेत्र जहां रास्ता बनाया गया है उसको चीन ने नाम दिया है अक्साई चीन। मित्रों, अक्साई चीन ये भारत द्वारा नाम ये 3 बार दिया हुआ है, अलग है, भाषा में उसका नाम है, लेकिन जो असल नाम आज किसी को पता नहीं है। जो लद्दाखी लोग जिस नाम से, स्थानीय लोग जिस नाम से उस क्षेत्र को बुलाते हैं वो नाम किसी को पता नहीं है, लेकिन चीन द्वारा दी गई नाम अक्साई चीन। अक्साई चीन आज हम भी जानते हैं, चीन भी जानता है, विश्व भी जानता है। यानी हम परसेप्शन के लड़ाई में, प्रचार की लड़ाई में, भूगोल की लड़ाई में हमने हार दिया है, हमने उस जमीन को खो दिया है। और जब इस पर पार्लियामेंट में चर्चा हुई तो जवाहरलाल नेहरू जी ने एक विश्वविख्यात उत्तर दिया है। उन्होंने कहा कि उस जमीन के लिए लड़ना क्या, वहां तो घास का तिनका भी नहीं उगता है। बहुत फेमस जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि वहां तो घास की तिनका भी नहीं उगता है। तो यह रास्ता जो बना था, यह रास्ता बनने के बाद से चीन का प्रयास यह था कि इस रास्ता को सिक्योर करे, कल को भारत आकर के इस रास्ते पर आक्रमण ना करे, कब्जा ना करे और अपने हाथ में ना ले। इसलिए वो धीरे धीरे वेस्ट थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर की जमीन को हड़प ली और उसी जमीन के लिए चीन ने 62 में हमारे ऊपर धावा बोला और 62 में 1 महीने तक लड़ाई हुई। यह लड़ाई मूलतया अरुणाचल प्रदेश आज जिसे कहते हैं वहां 2 सेक्टर्स है, वालांग सेक्टर और कामेंग सेक्टर। ये दोनों सेक्टर से चीन घुस आई और लगभग 300 किलोमीटर प्रवास चीन आर्मी आगे बढ़ करके तेजपुर नामक शहर तक पहुंच गई। तेजपुर के 40 किलोमीटर दूरी तक चीन के लोग
आ गए थे। मैं तेजपुर में संघ के कार्यकर्ता के नाम में नाते, मैं प्रचारक के नाते वहां काम किया था। तेजपुर शहर, उस शहर तक वो चीन ने आ गया था, लगभग 300 किलोमीटर अंदर घुस आया था और यहाँ वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख को उसने आक्रमण किया। और जब युद्ध शुरू हुआ तो नेहरू ने अपनी सेनाओं को आदेश दिया कि आगे बढ़ो और चीन को खत्म कर दो, उनको पीछे ढकेल दो। लेकिन हमारे सेनाओं के पास जो हथियार होने चाहिए, तो पहना ठंडे चाहिए। आपको एक उदाहरण बताऊं कि तेजपुर की ही उदाहरण है। वहां एक जगह है जिसका नाम है सेला। ये सेला के पास हमारे लोगों को ठंड के कारण लड़ना मुश्किल हुआ था, तो लोगों ने क्या किया, उन्हें जो पिलोस दिए गए हैं वो पिलोस को क्रिकेटर जैसे पैड्स के जैसे छाती के और पीठ में वो बांध करके अपने आप को गर्म रखते थे। 1962 में भारत का हार जो हुआ था वो इस कारण से हुआ था। हमारे लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, ठंड था, लेकिन ऐसे ठंड में भी अपने सैनिक जी जान लगाकर लड़ाई किए थे। और आप लद्दाख के इतिहास पढ़ेंगे तो वहां मेजर जनरल शैतान सिंह रेजांगला के पास जो लड़ाई लड़े थे 1962 में, 124 सैनिक थे उनके साथ। 124 के 124 6 बार चीन ने आक्रमण करने का प्रयास किया। हजार सैनिकों से उन्होंने पीछे ढकेल दिया और छठी बार चीन की सेना ने उनको मार करके आगे बढ़कर आई थी। और उस लड़ाई के समय में ये कहा जाता है कि हमारे सैनिक वहां मारे गए थे। मेजर शैतान सिंह और 123 अदर्स वो वहां मारे पड़े हुए थे। भारत सरकार को पता तक नहीं था। अगले साल कुछ ऐसे जो शेफर्ड होते हैं, बकरे पालने वाले, वो वहां गए थे और वहां देखे, उनको दिखा कि 124 मृतदेह, डेड बॉडीज वहां पड़े हुए थे। किसी का हाथ ट्रिगर पर था, किसी ने अपने हाथ से अपने पेट के जो बाहर निकली हुई आंतड़ियों को अंदर दबाता हुआ गोली चलाता हुआ मरा हुआ व्यक्ति है, किसी ने बंदूक तानता हुआ मरा हुआ है। तो ऐसे सभी के सभी 124 जवान एक्शन में मरे हुए थे। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि दे आर स्टिल इन अ फाइट। बिकॉज ऑफ दी कोल्ड -डिग्री टेम्परेचर होने के कारण वो शव पूरे एकदम ठीक ठाक ढंग में थे। और एक ही सैनिक और वहां था और छठी बार वो लोग मर गए थे। मेजर शैतान सिंह को तो परमवीर चक्र मिली है। वैसे आजकल जिस पांगांग लेक के बारे में बात बोलते हैं, वहां सिरिजाप में धन सिंह थापा ने अद्भुत पराक्रम दिखाया था। ऐसे हमने युद्ध तो किया था, अपने जवानों ने बहुत शौर्य का प्रदर्शन किया, लेकिन हमारे पास बंदूकें नहीं थी। ये आम बंदूक उस क्षेत्र में उस टेम्परेचर में काम नहीं करती है। और पहनने की कपड़ा भी नहीं थे, कपड़े भी ठीक ढंग के कपड़े भी नहीं थे, शूज नहीं थे। फिर भी उन बर्फीले वादियों में हमारे लोगों ने ऐसा पराक्रम किया। जैसे मैं अरुणाचल का एक उदाहरण देता हूँ। अरुणाचल में एक जगह है जिसका नाम है सेला। वहां सिर्फ एक ही जवान, उसका नाम था जसवंत सिंह। यह जसवंत सिंह रावत नाम का एक जवान ने 72 घंटे भ्रम में है, बहुत सारे सैनिक हैं। 72 घंटों के बाद उसकी जो एक मित्र थी लड़की, वह लड़की उसको बंदूक माने बारूद देती थी और ये बारूद को भर करके ये लड़ता था। और 72 आवर्स ऐसा इस व्यक्ति ने युद्ध किया और बाद में वो मारा जाता है। उसके बाद चीन आकर के देखते हैं कि एक ही व्यक्ति ने 72 घंटे उन्हें रोका है। उस व्यक्ति के लिए, जसवंत सिंह रावत के लिए, वहां एक मंदिर बना हुआ है। उस जगह का नाम जसवंत गढ़ पड़ा है। किसी को अगर इंटरेस्ट है तो दे कैन एक्चुअली अमेजॉन प्राइम में 72 आवर्स
नाम का एक फिल्म है। यह फिल्म जशवंत सिंह की शौर्य गाथा को बताती है, तो जरूर देखना चाहिए। तो ऐसा वो लद्दाख का क्षेत्र 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि को चीन ने हड़प ली। ये 1962 वॉर के समय चीन ने हड़प ली थी। तो जो रोड है उस रोड से वो आजकल कम से कम 70-80 किलोमीटर अंदर तक भारत करके रखा है। ये 1962 में हुआ। 1962 के बाद में भी भारत सरकार ने इस क्षेत्र की रक्षा के लिए कुछ नहीं किया है। जवाहरलाल नेहरू जी गए हैं, उसके बाद लाल बहादुर जी आए हैं। लाल बहादुर जी बहुत कम समय के लिए प्रधानमंत्री थे और उन्होंने पाकिस्तान को सबक सिखाया और उनका देह त्याग ताशकंद में हुआ। उसके बाद इंदिरा गांधी आई है। इंदिरा गांधी के समय में भी इस सीमा की रक्षा के लिए कोई खास ठोस यत्न नहीं हुए, जिसके कारण चीन हर साल वहां का जो बाउंड्री है वो बाउंड्री चिन्हित नहीं है, उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। हमारे जो जम्मू कश्मीर के सरहद है वो वहां 4 तरह के बाउंड्रीज आपको मिलेंगे। एक बाउंड्री जो पाकिस्तान के साथ है, सीमा चिन्हित है, यह भारत है, यह पाकिस्तान है, ऐसा विभाजित हुआ है। तो जो पाकिस्तान है और भारत है, इन दोनों के बीच में जो सीमा रेखा है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है, उस पर कोई विवाद नहीं है। और उसके बाद क्षेत्र है तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको कहते हैं, ये पाक ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर आज पाकिस्तान के हाथ में है। विवाद यूएनओ में गया था, आज भी वह विवादित भूमि जो है उसको चिन्हित किया गया है, मार्किंग किया गया है, ये भारत है, ये पाकिस्तान के अधीन है। तो ऐसा वहां कटीली तार भी लगाया गया है, उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। और फिर तीसरा एक बाउंड्री है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है ये 0.9842 नाम का एक जगह है, वहां जाके बंद होता है। उसके बाद पूरा बर्फीली घाटी है, सियाचिन ग्लेशियर है, वहां जीवन असाध्य है, वहां आदमियों का बसना रहना असाध्य है, इसलिए वहां कोई विवाद नहीं होगा ऐसा सोचा गया था। लेकिन 1984 में उस क्षेत्र को, बर्फीली क्षेत्र को आक्रमण करने का पाकिस्तान ने मंसूबा बनाया था, जिसको हमारे भारत ने पहले से भापा। वो अपने आप में एक रोचक कहानी है। पहले से भाप कर वहां हम जाकर के तिरंगा फहराए थे। उस क्षेत्र को AGL कहा जाता है, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन कहा जाता है। और चौथा चीन के साथ जो सरहद है, ये सरहद चिन्हित नहीं है, ये ऑन ग्राउंड डिमार्केटेड नहीं है, ऑन पेपर भी डिमार्केटेड नहीं है। जहां तक हमारे कंट्रोल है और जहां तक उनका कंट्रोल है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। जमीन पर चिन्हित न होने के कारण कभी हमारे सैनिक वहां जाते हैं और कभी वहां उनके सैनिक हमारे भूमि जमीन पर प्रवेश करते हैं। इसको लेकर के चाइनीज इनकर्शंस करके हम जो बोलते हैं वो ये चाइनीज इनकर्शंस है। वहां चिन्हित न होने के कारण जमीन कहां तक चीन का कंट्रोल है, कहां तक भारत का कंट्रोल है, इसलिए वो परसेप्शन की डिफरेंस है। भारत समझता है कि वहां तक मेरा है, चीन समझता है यहां तक उनका है। तो ये आना जाना, कभी हम जाते हैं कभी वो आते हैं, तो इसको लेकर के झगड़ा चलता रहता है। चीन ने आज तक इस बाउंड्री को चिन्हित करने से इनकार किया है। 22 बार मीटिंग हुए, लेकिन 22 बार हर बार इस बाउंड्री हटना चाहिए, लद्दाख के क्षेत्र हटना चाहिए। तो हर साल वो वहां की स्थिति ऐसी होती है कि आपको सितंबर से लेकर के अप्रैल तक जो है बर्फीली जगह होने के कारण आना जाना बंद होता है। और मई से लेकर के जून जुलाई तक रास्ते खुलते हैं, तो चीन के सैनिक आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के आकर के एक 10 किलोमीटर आगे आते हैं, हमारे सैनिक जाकर के उनको पीछे ढकेलने का प्रयास करते हैं और दोनों देश मिलकर के आपसी चर्चा करने के बाद चीन 5 किलोमीटर वापस जाएगा, भारत 5 किलोमीटर वापस जाएगा, ऐसा समझौता होता है। तो हम पीछे आते हैं और वो 5 किलोमीटर पीछे जाते हैं। मतलब 10 किलोमीटर आगे आए और 5 किलोमीटर पीछे गए, तो कितना उन्होंने हड़पा? तो 5 किलोमीटर की भूमि, 5 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि वो हड़पते हैं। तो ये काम हर साल
होता रहा है। कब से? 1962 से लेकर के 2013 तक। 2013 तक हर साल 2 किलोमीटर आगे आना, 1 किलोमीटर वापस जाना, तो 1 किलोमीटर की जमीन और 1 किलोमीटर आगे आना। तो चीन ने उनकी तरफ से रास्ते बनाए हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मौलिक जो रास्ते वास्ते, कैंप्स और बाकी जितने भी बनाना है वो सब बनाया है। आप अगर जाएंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि भारत चीन के जो अनुमानित सरहद है, वहां एक गांव है जिसका नाम है डेमचोक। इस डेमचोक गांव में आप जाएंगे, डेमचोक में 60 घर होते हैं उस पूरे गांव में। आधा गांव चीन के कब्जे में है, आधा गांव भारत में है। गांव के बीच में से सिंधु नदी जाती है, तो सिंधु नदी के उस पार की भूमि चीन के कब्जे में है। वहां चीन ने 2 मंजिला बिल्डिंग बनाया है। यहाँ छोटे छोटे गांव में घर है, स्कूल नहीं है और कुछ भी, कोई भी व्यवस्था नहीं है। मौलिक जो व्यवस्थाएं चाहिए कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो वहां के लोगों के पास सेलफोन है, लेकिन उस सेलफोन में भारत के सिग्नल्स नहीं आते, चीन के सिग्नल मिलते हैं। ये तो भारत का दुर्भाग्य है कि जहां भी हमारे बॉर्डर है, उस बॉर्डर में आप पाकिस्तान के तरफ जाइए, जम्मू कश्मीर की सीमा में जाइए, तो आपको पाकिस्तान के सिग्नल्स मिलते हैं, भारत के सिग्नल नहीं मिलते। आपको पाकिस्तान के रेडियो और दूरदर्शन देखने के लिए मिलता है, भारत का दूरदर्शन का सिग्नल वहां तक पहुंचता नहीं। सेम इज द केस विथ इवन चाइना बॉर्डर। यहाँ आपको चीन के सिग्नल मिलते हैं, भारत का सिग्नल नहीं मिलता, ये वाली स्थिति है। तो ऐसा हमारा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और चीन लगातार आगे बढ़ता आया है। तो 1962 से लेकर के 2013 तक चीन ने 640 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन को हड़प ली है। वहां कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, तो भारत सरकार ने 1999 में इस 26 जुलाई 21 साल पहले कारगिल का युद्ध हुआ था। कारगिल के युद्ध होने के बाद भारत सरकार सचेत हुआ है। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि हमारे सरहद के जो रास्ते हैं, सरहद के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उस क्षेत्रों की हालत क्या है। आज कारगिल हुआ है, कल को कुछ और होगा। सुब्रमण्यम कमेटी नाम का एक कमेटी बनाया था, जिस कमेटी ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने का सुझाव दिया था। और उस सुझाव के मुताबिक हमने 73 रोड्स को आइडेंटिफाई किया और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 20,000 करोड़ उसमें उत्तराखंड जो लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी के पास जो दोरचुक है, वहां के रोड्स बनाने के हैं। और फिर चीन से जो सटा हुआ लद्दाख के क्षेत्र में रोड बनाने का जो है, वो रोड भी शामिल है। वैसे 73 रोड्स को उन्होंने मंजूरी दी है और यह काम 2012 तक होना था। 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार का पतन हुआ है और मनमोहन जी की सरकार आई है। उन्होंने कुछ नहीं किया है। और मनमोहन यूपीए फर्स्ट सरकार जो थी, यूपीए 1, उसमें सरहदों की कोई भी काम नहीं होता था। यूपीए 2 में हालांकि काम हुए कि 2011 के समय में एक घटना है, उसमें चीन ने अनुप्रवेश किया है, घुसपैठ किया है और चीन को ढकेलने का हम लोगों ने प्रयास किया है। तो हमारे जो बंदूकें ले जाने और हमारे तोप फिरंग ले जाने में भी हमें दिक्कत हुई थी। उस समय 2 काम मनमोहन सिंह सरकार ने की है। एक काम ऐसा था जिसका एक न्योमा करके एक जगह थी, वहां एक एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड, न्योमा जो है चीन के सरहद के बिल्कुल नजदीक है,
वहां एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तैयार करने की बात थी। दूसरा एक और घटना हुई है जो उत्तर के लद्दाख के उत्तर के छोर में एक जगह है, उसका नाम है दौलत बेग ओल्डी। यह नाम सुनने में थोड़ा मजेदार लगता है। ये दौलत बेग ओल्ड क्या है? कभी एक समय में मध्य एशिया से दौलत बेग नाम के एक व्यापारी चीन में व्यापार करके बहुत सारे पैसे लेकर के वो लद्दाख आना चाहता था, और इस बर्फीले रास्तों में आते आते बर्फीली तूफान आई और वो वहां मारा गया था। उसकी संपत्ति, अतुलनीय संपत्ति थी उसके साथ, वो भी वहीं दफन गया है। तो इसके कारण वहां के स्थानीय लोगों ने जहां दौलत बेग ओल्डी मरा है उस नाम उस क्षेत्र को दिया है दौलत बेग ओल्डी, यानी दौलत बेग का मरा हुआ जगह। उस क्षेत्र, यह विश्व के सबसे ऊंची विमान के लैंडिंग का क्षेत्र है, उसको भी भारत ने एक्टिवेट किया है। 2011-2012 के आसपास भारत ने एक्टिवेट किया है। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि ये मनमोहन सिंह सरकार के कारण नहीं, वहां की जो सेनाध्यक्ष थे उन्होंने अपने आप खुद में डिसीजन ले लिया है और उन्होंने एयरफोर्स से बात करके एयरपोर्ट को वहां एडवांस लैंडिंग ग्राउंड को ठीक करके प्लेन को उतराया है। उतरने के बाद भारत सरकार को पता चला और भारत सरकार ने वो तो गुस्सा आया कि चीन को क्यों ललकारना चाहिए करके, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उस लैंडिंग ग्राउंड को भी उन्होंने ओपन किया है। तो ये दोनों, ये दौलत बेग ओल्डी और दौलत बेग ओल्डी को जाने का जो रास्ता है, और 3 दिन के यातायात करने के बाद आप वहां जा सकते थे। एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, 10-12 सिक्योरिटी गार्ड है और कुछ नहीं था। उस क्षेत्र की रक्षा करना है तो एक रास्ता बनाना था जिस रास्ते से वाहनों का आवाजाही बहुत आसानी से हो। इसलिए वाजपेयी जी के समय में एक निर्णय लिया गया था कि दौलत बेग ओल्डी को जाने के लिए एक शोक नाम की नदी होती है, उस नदी के किनारे एक गांव है जिसका नाम है शोक, और शोक के दक्षिण में एक गांव है जिसका नाम है दोरबुक। दोरबुक, शोक, और शोक से लगभग 255 किलोमीटर 2004 में कल्पना की गई थी। 2019 में निर्माण हुआ है, इसका कंप्लीट हुआ है। 2019 में इसको राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया था। आज आप दौलत बेग ओल्डी को सेना सिर्फ 6 घंटों में भेज सकते हैं, सिर्फ 6 घंटों में भेज सकते हैं। चीन को यह रास नहीं आए। चीन ने सोचा कि भारत अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगी तो उनकी सेना आ जाएगी, सेना आ जाएगी तो हमारा जमीन हड़पने का जो कार्यक्रम है यह रुक जाएगा। इसीलिए उन्होंने भारत के इस रोड बनाने पर आपत्ति जताई थी। आपको मित्रों आश्चर्य होगा, मैंने अभी एक डेमचौक नाम का गांव का उल्लेख किया है जिसमें 60 घर होते हैं, और सिंधु नदी जिसको 2 भाग करती है, और एक भाग चीन के कब्जे में है, एक भाग भारत के कब्जे में, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया। इस गांव में नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद घरों में टैप्स, पानी के लिए, पीने के पानी के लिए टैप्स का अरेंजमेंट किया गया था। तब तक इनको पीने के पानी तक नहीं है, वो अपने कोई कुएं से लेते थे, कुछ और व्यवस्था। तो भारत सरकार ने दृढ़ता से उनको कहा कि हमारे आबादी को, हमारे जो सिटीजन्स है, उनको जो मौलिक सुविधाएं हैं उनको मुहैया करना हमारा कर्तव्य है, हम इनको टैक्स देंगे। इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करता था, इलेक्ट्रिसिटी दिया गया। तो ऐसा नरेंद्र मोदी सरकार आने के बाद वहां जो एक एक करके आपको साधन मुहैया किए गए हैं। इस डेमचौक गांव की एक रोचक कहानी भी है। ये डेमचौक में करंट नहीं थी, स्कूल नहीं थी, पंचायत का बिल्डिंग नहीं था, यहाँ रास्ते नहीं थे। इस गांव से लद्दाख जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। लगभग 40 किलोमीटर पैदल जाने के बाद एक 3 व्हीलर मिलता था, जिस 3 व्हीलर में एक ही साथ 20-25 लोगों को लाद करके ले जाया जाता था। उसके बाद आपको टैक्सी मिलता था, वहां से आप हेडक्वार्टर लेह तक जाते थे। लेह जाना यानी ये 1 दिन का पूरा प्रवास है। लेकिन कुछ
साधन नहीं होने के कारण भी इस देश के लोग हर 15 अगस्त को, हर 26 जनवरी को तिरंगा को लहराते हैं। कभी इन्होंने इसको छोड़ा नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई संसाधन नहीं, लेकिन लोगों ने भारत के प्रेम को छोड़ा नहीं था। तो 2009 के आसपास जब मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, उस समय वहां के लोगों ने तिरंगा 15 अगस्त को लहराने का फैसला किया। तो चीन की ओर से माइक से आवाज आई कि इस बार आप तिरंगा फहराना नहीं है, तिरंगा आप अगर फहराएंगे तो हम तोप से पूरे गांव को उड़ा देंगे। आप भारत में, चीन में शामिल हो जाइए, आपको सभी सुविधाएं दी जाएगी, सेलफोन आ जाएगा, भवन बनाए जाएंगे, आपको रास्ते बनाए जाएंगे, सब सुविधाएं दी जाएंगी, आप चीन में शामिल हो जाओ और आप तिरंगा मत फहराओ। तो उस गांव बूढ़ा जो गांव का मुखिया था, उसका नाम था रिजिंग तांगे। ये तांगे पैदल चल करके 40 किलोमीटर, उसके बाद एक ऑटो में बैठ करके, उसके बाद एक जीप में बैठ करके प्रवास करके लेह गया और दिल्ली दूसरे मंत्री से, दूसरे मंत्री, तीसरे मंत्री से, और फाइनली प्राइम मिनिस्टर के पास गया और प्राइम मिनिस्टर ने उनको जवाब दिया। और जवाब एक मिनिस्ट्री से दूसरे मिनिस्ट्री, एक डिपार्टमेंट से दूसरे मिनिस्ट्री, और श्रीनगर से लेह पहुंचा 2 दिन के बाद। और कहा गया कि चीन को गुस्सा होगा, तिरंगा मत फहराओ, तिरंगा मत फहराओ, यह कहा गया उन्हें। और ये तांगे साहब फिर अपना रास्ता नापते हुए धीरे धीरे गांव पहुंचे 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद, और गांव के सब लोगों को बताया कि भारत सरकार ने कहा है कि तिरंगा मत फहराओ, तिरंगा फहराएगा तो चीन को गुस्सा होगा, क्या किया जाए। फिर इन्होंने मीटिंग किया। मीटिंग करके आप विश्वास नहीं करेंगे, उस तरफ चीन ने पोस्टर्स लगाया था तिरंगा मत फहराओ और बंदूकों को तना करके बैठा। इस तरफ भारत का सरकार था जिसने कहा कि आप तिरंगा मत फहराओ। चीन कहता है तिरंगा मत फहराओ, भारत कहता है तिरंगा मत फहराओ। सब नदी के किनारे आए, तिरंगा फहराए, जनगण मन गाए। इतने देशभक्त लोग हैं, इतने देशभक्त लोग हैं कि सरकार कहती है कि तिरंगा मत फहराओ, लेकिन कहते हैं ये हमारा भारत का दुर्भाग्य है कि हम लाल चौक के बारे में सुनते हैं लेकिन देम चौक के बारे में नहीं सुनते हैं। क्योंकि लाल चौक हर दिन पेपर में आता है, लाल चौक में तिरंगा को जलाया गया, लाल चौक में उग्रवादियों ने हड़कंप मचाया। हम कभी डेम चौक के बारे में बात नहीं करते हैं। डेम चौक में स्वाभिमानी भारत प्रेमी स्थानीय लोगों ने चीन के तोपों के सामने सीना तन कर तिरंगा फहराते हैं हर साल। ऐसे डेम चौक का क्षेत्र है। तो भारत सरकार ने जब रास्ते बनाना शुरू किया है, फीडर रोड बनाने शुरू किए हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल जो है वहां तक रोड बनाने शुरू किए हैं, हमारी जो जमीन हम मानते हैं वहां तक रोड बनाने शुरू किए हैं, वहां सिग्नलिंग सिस्टम को है, हड़पते थे, अब हड़पना असंभव बन गया। 2019 से कि कैसे न कैसे भारत सरकार को इस इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग से रोकना है। मित्रों 1962 से 2013 तक हमने चांगथांग के कुछ एरियाज को खोया, हमने पांगांग लेक के कुछ हिस्सा को खोया, हमने डेप्सांग में जमीन खोया, हमने चिपचाप में जमीन खोया, हमने दौलत बेग ओल्डी के नजदीक में जमीन खोया, हमने गलवान रिवर के कुछ हिस्से को खोया। कभी यह सब चीज भारत के लोगों को बताए नहीं गए हैं, हमें भुलाकर रखा गया है। हमें कभी भी चीन 640 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन को हड़प ली है, इसके बारे में इस देश को जानकारी तक नहीं है। युद्ध करते हुए हमने 38,000 स्क्वायर फीट की 38,000 स्क्वायर मीटर्स की भूमि हमने, स्क्वायर फीट की भूमि हमने खोई है। बिना युद्ध, एक तोप भी बिना चलाए, एक गोली भी बिना चलाए
चीन ने बड़ा विचित्र है, इस चीज को देश के देश की जनता को पता तक नहीं है। ये नरेंद्र मोदी के सरकार आने के बाद इन रास्तों को बनाने के कारण अब हमारे जवान सीमा तक पहुंच पाते हैं, तुरंत पहुंच पाते हैं, जिसके कारण हम आज चीन के जो विस्तारवाद है उसको हम रोक पा रहे हैं। चीन को इसी को लेकर चीन बौखलाया हुआ है। इस बार जो गलवान में जो घटना हुई है, गलवान की जो घटना है वो इस कारण से हुई है, चीन की बौखलाहट के कारण, ताकि वो जमीन हड़पना बंद हो गया है, इसलिए उनको बौखलाहट है। उन्होंने इस बार थोड़ा जोर लगाकर प्रयास किया तो भारत ने उनको जो जिस भाषा में जवाब देना है उस भाषा में जवाब दी है, जिसके कारण चीन को आज डर है कि वो अब जमीन खाना, जमीन को हड़पना उनके लिए मुश्किल हुआ है। ये आज लद्दाख की स्थिति है। लद्दाख के जो वासी हैं वो भारत प्रेमी हैं। मित्रों, किसी को पता नहीं है कि वहां 15 अगस्त 3-4 दिन लगातार मनाया जाता है। वहां के लोग, जब मैं अरुणाचल प्रदेश में मिले, अरुणाचल में काम किया था, अरुणाचल से भी मेरा आना जाना हुआ करता था। अरुणाचल में जब दो लोग मिलते हैं आपस में, हम लोग नमस्कार कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं, जय राम जी की कहते हैं, हाय कहते हैं, हेलो कहते हैं। पता है अरुणाचल में जब दो लोग मिलते हैं तो क्या कहते हैं? जय हिंद कहते हैं, जय हिंद कहते हैं। लद्दाख के लोग जब दो लोग मिलते हैं तो झूले झूले कहते हैं, लेकिन लद्दाख के लोगों में भारत के प्रति जो प्रेम है, अटूट प्रेम है। तो सीमावर्ती क्षेत्रों की जनता में देशभक्ति है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे सरकारों ने इसका उपयोग तक नहीं किया, जिसके कारण हम जमीन खोते आए हैं। अब जमीन खोना बंद हुआ है, इसलिए चीन बौखलाहट में है और चीन इस बार एड़ी चोटी की जोर लगाई है और विफल हुई है। मेरे प्रदेश के ही एक सेना के नेता कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में हमारे सेना ने चीन को पीछे ढकेल लिया। उन्होंने अपने 20 और जो रिपोर्ट यह बात बताने की हिम्मत नहीं। तो लद्दाख क्षेत्र में, तो लद्दाख क्षेत्र को की रक्षा करना यानी भारत की सीमाओं की रक्षा करना, यानी हमारी सीमाओं का रक्षा करना, यानी हमारी रक्षा करना। तो लद्दाख के बारे में हमारी जानकारी क्या है? कुछ भी नहीं है। भारत के लोगों के लिए लद्दाख यानी 3 इडियट्स का क्लाइमैक्स सीन है। बस 3 इडियट्स सिनेमा का क्लाइमैक्स सीन, जहां करीना कपूर जाकर के आमिर खान को गले लगाती है, वह सीन हमें याद आता है। वह सीन जिस छोटे से तालाब के तट पर हुआ था उसका नाम है पांगांग। पांगांग सो कहते हैं, TSO सो यानी रिवर है। तो पांगांग रिवर के पास लेक है, पांगांग लेक जो है, ये पांगांग लेक बड़ा विचित्र लेक है। ये 100 किलोमीटर और इस लेक को अगर पूरा कब्जा कर लेंगे तो 40 किलोमीटर भारत के जमीन के अंदर वो बोट के सहारे आ सकते हैं। भारत के सरकार उन्हें रोक रहा है। वहां जो पहाड़ी है, उस पहाड़ वो तालाब में जेट करते हैं, दे कम इनटू द रिवर। इनको फिंगर्स कहा जाता है। तो 4 फिंगर तक हमारी सेना है, तो बाकी जो 8 फिंगर में 4 फिंगर है वो चीन के कब्जे में है। तो आप अगर वहां के चित्र, सैटेलाइट पिक्चर्स जो इंटरनेट पे मिलते हैं, वो देखने से आपको पता चलता है कितना दुर्गम प्रदेश में अपने सैनिक युद्ध कर रहे हैं। और लद्दाख के लोग जो हैं वो पूरे के पूरे भारत के साथ है, लद्दाख के लोग। तो आपको याद होना चाहिए, आज कारगिल दिवस है, कि 1999 में कारगिल युद्ध जो हुआ,
उसका लक्ष्य था कि लद्दाख के लिए श्रीनगर से जो रसद पहुंचाई जाती है, जो सामान पहुंचाई जाती है, सेना को लाया जाता है और सामान और वस्तु बाकी जितने भी है वो लाया जाता है, और डिसरप्ट करना, इसको डिस्कनेक्ट करना, ये 1999 में पाकिस्तान का लक्ष्य था। क्यों? क्योंकि जब श्रीनगर और लेह को मिलाने वाला जो रोड है, उस नेशनल हाईवे नंबर 1 है, वो लद्दाख में प्रवेश करने के जगह में एक पास है जिसको जोजिला पास कहते हैं। जोजिला पास जो है ये बर्फीली विंटर के समय में, सर्दी के समय में वो बंद हो जाता है बर्फ के कारण, बर्फ ढकने के कारण। तो लोगों की आवाजाही नहीं रहती, इसलिए 4-5 महीनों का रसद आपको स्टोर करके रखना पड़ता है लेह में। सेना जिनको लाना है वो पहले ही ला करके वहां डिप्लॉय करना पड़ता है। तो यह काम अगर नहीं करेंगे, किसी न किसी कारण से आप लेह को रसद नहीं पहुंचा पाएंगे, तो लद्दाख और लेह का क्षेत्र को हटाना बहुत आसान है। तो कारगिल का युद्ध जो था ये इस रोड नंबर 1 के पाकिस्तान का जून जुलाई अगस्त तक कैसे अगर इस रोड पर कब्जा कर लें तो कोई रसद लेह को नहीं पहुंचेगी। लेह को अगर रसद नहीं पहुंचेगी तो लेह में जो सेना है वो नहीं लड़ पाएगी। तो नहीं लड़ पाएगी तो लद्दाख जो है वो पाकिस्तान के हाथ में चला जाएगा, या चीन भी कब्जा कर सकता है अपने ईस्ट की ओर से कूच करके। यह 1999 के वार का लक्ष्य था कि इस रोड को अगर बंद कर देंगे तो सियाचिन को रसद पहुंचाना मुश्किल हो जाएगा। सियाचिन को जाने के लिए जो द्रास करगिल ये सब पार होने के बाद एक जगह है, थोइस करके जगह होती है, ट्रांसिट हॉल्ट फॉर द ऐसा THOISE, उसको उस पर कब्जा किया जा सकता है ताकि सियाचिन को भी पाकिस्तान और चीन मिलकर के कब्जा कर सकते हैं। तो कारगिल वार का लक्ष्य था लद्दाख को हड़पना, सियाचिन को हड़पना। आज गलवान 2000 में हो रहा है, 21 साल के बाद जो हो रहा है, उसका भी लक्ष्य क्या है? लेह को हड़पना, लद्दाख को हड़पना और इस सारे क्षेत्र को भारत से अलग करना। इससे आपको यह अंदाजा होगा कि इस क्षेत्र की सामरिक महत्व क्या है। इस क्षेत्र का सामरिक महत्व बहुत है, इसको हमें जानना चाहिए और इसकी रक्षा के संबंध में हम सबको सोचना चाहिए। हम सबको लद्दाख लेह में आज तो कोविड है, लेकिन हमें जाना चाहिए, उस क्षेत्र को देखना चाहिए, वहाँ की संस्कृति को देखना चाहिए और वहाँ के लोग जो आज से बहुत साल पहले से, कई दशकों से जम्मू कश्मीर की अलगाववादी झंडा न फहराते हुए तिरंगा, सिर्फ तिरंगा फहराने वाले लोग हैं, उन लोगों को और आज की स्थिति और हर इंच की जमीन की रक्षा के लिए कटिबद्ध है, उसके कारण आज लद्दाख में नई कहानी रची जा रही है। ये आज कारगिल दिवस के समय हम इस लद्दाख क्षेत्र जहां लड़ाई हुई थी 1999 में, 1999 से लेकर 2020 तक जो संघर्ष की कहानी है, वहाँ की जनता की देशभक्ति की कहानी है, हमारी सेना के साहस की कहानी है, इसको हमें स्मरण करना चाहिए। आज कारगिल दिवस के उपलक्ष्य पर मुझे यह बातें कहने का अवसर मिला है। आपका अगर कोई प्रश्न हो तो आप इसमें टाइप कर सकते हैं। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप इसमें टाइप कर सकते हैं, उस पर चर्चा हो जा सकती है। नहीं तो हम आप सबसे नमस्कार करके विदा भी लेते हैं। कोई प्रश्न अगर है तो आप पूछ सकते हैं। मेरा कहना है कि जम्मू कश्मीर स्टडी सेंटर की जो सांगली शाखा है, इस शाखा को वहाँ
कार्यकर्ताओं को, अपने अपने देश प्रेमी लोगों को लद्दाख ले जाना, लद्दाख की जनता से मिलाने का कार्यक्रम हमें करते रहना चाहिए लद्दाख के संबंध में। और उस लद्दाख के क्षेत्र को और प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति कभी और दे नहीं, जिसने लद्दाख के क्षेत्र को देखा ही नहीं, वहां की भूगोल को जाना ही नहीं, उनके कारण हमने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन को हमने खोया है। इसलिए इतिहास यदि दोहराना नहीं चाहिए, इसके लिए हम सबको सजग होना चाहिए, कटिबद्ध होना चाहिए। आज कारगिल दिवस के अवसर पर हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि ये जो जमीन है ये हमारी जमीन है, हमें आना जाना रहना चाहिए, हमारी आवाजाही रहना चाहिए। वहाँ की जो देशभक्त जनता है उनके उत्साह वर्धन करने का दायित्व भी हमारा ही है, यह मेरा कहना है। और यह जो अवसर मुझे दिया है श्री राज कोई प्रश्न अगर है तो आप डाल सकते हैं। तो एक 2-3 मिनट तक हम देखेंगे, उसके बाद हम विदा ले सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के संबंध में लोगों में जानकारी बहुत कम होने के कारण हमारा आज उस क्षेत्र के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। वहाँ की जो देशभक्त जनता है उनके बारे में जानकारी नहीं। आजकल जम्मू कश्मीर यानी अलगाववाद, जम्मू कश्मीर यानी जिहाद के नारे, जम्मू कश्मीर यानी प्रो पाकिस्तान स्लोगन, जम्मू कश्मीर यानी पाकिस्तान के झंडा फहराना और पथराव करने वाले। लेकिन सारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख ऐसा नहीं है। वहाँ राष्ट्रवादी ताकतें हैं, देशभक्त जनता है। जम्मू की जनता तो देशभक्त है, सेना में उनकी बहुत बड़े योगदान है। और जम्मू कश्मीर की घाटी है, लद्दाख के क्षेत्र के पूरी जनता, आप जानते होगा कि कारगिल का एक लड़का, इब्राहिम नाम का लड़का, वह भी सर्जिकल स्ट्राइक में भाग लिया है। कारगिल का लड़का है इब्राहिम का, जवान इब्राहिम ऐसा उसका नाम है। तो ये पूरा जो जगह है, इसका इतिहास और इसका जो सामरिक महत्व और वहाँ की जनता की संस्कृति, उनके जीवन की विधि विधान और रहन सहन, इसके बारे में हमारी जानकारी होना चाहिए। और हमारी एकता बनी रहना चाहिए। लद्दाख के जनता से हमारा आना जाना, मिलना बैठना ये बना रहना चाहिए, बहुत जरूरत है। थैंक यू सो मच।